सुबह का माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो किसी भी पल सबकी जिंदगी बदल सकता था। शालिनी अपने घर में रोज की तरह नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कबीर और कर्ण कुलकर्णी मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनकी मुस्कान जितनी मीठी थी, इरादे उतने ही खतरनाक थे। कबीर ने हंसते हुए कहा, बस मन किया कि आज तुम्हारे साथ नाश्ता किया जाए, इसलिए चले आए। उसके पीछे खड़ा करण भी ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह कोई पुराना रिश्तेदार हो। शालिनी ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना मुस्कुराए बोली, आप लोग यहाँ किस मकसद से आए हैं? उसकी आवाज में साफ डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। कबीर ने बात संभालने की कोशिश की और बोला, इतना डरती क्यों हो हमसे? हम तो अपने ही हैं। शालिनी ने गहरी सांस ली और ऐसा जवाब दिया कि दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। उसने कहा, घर में अगर सांप घुस जाए तो शायद उतना डर नहीं लगता जितना आप लोगों के आने से लगता है, क्योंकि सांप सिर्फ एक बार डसता है, लेकिन आप लोग भरोसा और रिश्ते दोनों को बार बार मारते हैं। ये सुनते ही करण का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, अब तुम हद पार कर रही हो। तुम मेरे पिताजी का अपमान कर रही हो। लेकिन शालिनी बिना डरे बोली, सम्मान उसी का होता है जो सम्मान देना जानता हो। कबीर ने माहौल हल्का करने का नाटक किया। उसने कहा, अरे छोड़ो ना, हम तो सिर्फ चाय नाश्ता करने आए हैं। क्या अपनी बहन और बहनोई को इतना भी नहीं खिलाओगी? शालिनी कुछ बोल पाती, उससे पहले करण ताना मारते हुए बोला, या फिर ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए दो रोटी और सब्जी बनाने की भी औकात नहीं रही? ये सुनते ही शालिनी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में व्यंग्य था। उसने कहा, औकात की चिंता मत कीजिए। आज हमारे घर ऐसे लोग आए हैं जिनके सामने आपकी हैसियत भी छोटी पड़ जाए। कर्ण और कबीर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी कबीर बोला, रास्ते में बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी थीं। तभी समझ गया था कि घर में कोई बड़ा मेहमान आया होगा। उसी समय घर के अंदर से चिंटू बाहर आया। उसने दोनों को देखकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कर्ण उसकी तरफ बढ़ा और बोला, कैसे हो बेटा? चिंटू ने सिर्फ इतना कहा, ठीक हूं। फिर वह जाने लगा। कर्ण ने तुरंत पूछा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? चिंटू कुछ जवाब देता, उससे पहले शालिनी बीच में आ गई और बोली, उसे जहां जाना होगा चला जाएगा। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। कबीर लगातार पूरे घर का निरीक्षण कर रहा था। उसकी नजरें हर कमरे पर थीं, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। तभी उसने मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे शिव प्रसाद कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। शालिनी ने बिना झिझक जवाब दिया, उन्हें हर वक्त हिसाब देने की आदत नहीं है। करण ने बात बदलते हुए पूछा, वैसे शिव करते क्या हैं? तभी अंदर से शिव प्रसाद खुद बाहर आ गया। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बीमा का काम करता हूँ। जितने केस मिलते हैं उतना कमीशन मिल जाता है। कबीर ने तुरंत अगला सवाल दाग दिया, किस कंपनी में? शिव ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, किसी एक कंपनी में नहीं, जहां काम मिलता है वहीं काम कर लेता हूं। कबीर को महसूस हो रहा था कि शिव हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर दे रहा है। इसलिए उसने अचानक पूछा, सब्जी कहाँ से खरीदते हो? शिव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों? आज से सब्जी बेचने का इरादा है या मेरे पीछे पीछे मंडी तक आने वाले हो? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। करण और कबीर दोनों समझ चुके थे कि सामने खड़ा आदमी दिखने में जितना साधारण है उतना है नहीं। उधर शहर के दूसरे कोने में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। शादी के लाल जोड़े में बैठी शीतल का चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ बदले की आग थी। उसने कांपते हाथों से कर्ण कुलकर्णी को फोन लगाया और कहा, मुझे तुरंत मुंबई से बाहर निकालो। पुलिस हर जगह मुझे ढूंढ रही है। लेकिन याद रखना, मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। उससे पहले परशुराम मरेगा। फोन कटते ही शीतल ने अपने हाथ में रखी बंदूक को और कसकर पकड़ लिया। उसने आईने में खुद को देखा। शादी का जोड़ा अब उसे दुल्हन नहीं, बदले की निशानी लग रहा था। उसने धीरे से कहा, परशुराम, अब तुम्हारी मौत तय है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वह ढूंढ रही है
वह इस समय बिल्कुल सामान्य आदमी बनकर शहर की भीड़ में घूम रहा है। क्या सचमुच शिव प्रसाद ही असली परशुराम है, या अभी कहानी में कोई और बड़ा खेल बाकी है? सेक्शन 2। शीतल के हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह सिर्फ बदले की आग दिखाई दे रही थी। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। शादी का लाल जोड़ा अब उसे खुशी की नहीं, बल्कि विश्वासघात की याद दिला रहा था। कुछ ही घंटे पहले वह इसी जोड़े में 7 फेरे लेने वाली थी, लेकिन अब उसी जोड़े में वह पुलिस से बचती फिर रही थी। उसने बंदूक को और मजबूती से पकड़ लिया और खुद से बुदबुदाई, परशुराम, तुमने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम्हारी सांसें गिनती की रह गई हैं। उधर करण कुलकर्णी लगातार अपने लोगों को फोन पर निर्देश दे रहा था। उसने साफ आदेश दिया, शीतल किसी भी कीमत पर पुलिस के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर वह पकड़ी गई तो कई ऐसे राज खुल जाएंगे जिन्हें सालों से छिपाया गया है। दूसरी तरफ पुलिस की टीमें पूरे मुंबई में अलर्ट हो चुकी थीं। हर चौराहे, हर रेलवे स्टेशन और हर हाईवे पर चेकिंग शुरू हो चुकी थी। शहर में सिर्फ एक ही खबर फैल रही थी, शादी के जोड़े में एक दुल्हन हाथ में बंदूक लेकर फरार है। इसी बीच अचानक शीतल के फ्लैट के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। पहली दस्तक, दूसरी दस्तक, और फिर लगातार दरवाजा पीटा जाने लगा। शीतल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद पुलिस पहुंच चुकी है। उसने बिना एक पल गंवाए बंदूक उठाई और धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। उसने सांस रोककर दरवाजा खोला। सामने पुलिस नहीं, बल्कि विक्की शर्मा खड़ा था। विक्की ने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया और धीमी आवाज में बोला, घबराओ मत, अभी पुलिस यहां नहीं पहुंची है, लेकिन ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। शीतल ने तुरंत बंदूक उसकी तरफ तान दी। उसकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। वह गुस्से में बोली, तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? यह हाइडआउट सिर्फ 2 लोगों को मालूम था। विक्की बिना घबराए मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा हूं। यह जगह तुम्हें मिलने से पहले से जानता हूं। अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक पुलिस को बुला चुका होता। शीतल ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि शायद विक्की सच बोल रहा है, लेकिन उसका भरोसा अब किसी पर नहीं बचा था। विक्की ने कमरे के बाहर झांकते हुए कहा, यह फ्लैट अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पुलिस किसी भी समय यहां पहुंच सकती है। अगर जिंदा रहना है तो अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। शीतल ने गुस्से से पूछा, जाऊं कहां? पूरा शहर मुझे ढूंढ रहा है। विक्की बोला, मेरे घर चलो, वहां कोई शक भी नहीं करेगा। लेकिन तभी उसने ऐसी बात कह दी जिसने शीतल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। विक्की ने धीमी आवाज में कहा, वैसे भी अब मेरे दिल में सिर्फ शालिनी है। मैं उससे प्यार करता हूं। यह सुनते ही शीतल का चेहरा लाल हो गया। उसने बंदूक सीधे विक्की के सीने पर तान दी और दहाड़ते हुए बोली, अपनी प्रेम कहानी सुनाने आए हो या मेरी जान बचाने? अगर मदद नहीं करनी तो अभी निकल जाओ। विक्की ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और बोला, ठीक है, पहले यहां से निकलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। शीतल ने अपने शादी के जोड़े की तरफ देखा। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने कहा, मैं इस हालत में बाहर कैसे जाऊंगी? हर कोई मुझे पहचान लेगा। विक्की ने जवाब दिया, इस वक्त कपड़ों से ज्यादा जरूरी है पुलिस से बचना। अगर देर हुई तो तुम्हारे पास पछताने का भी मौका नहीं बचेगा। उधर दूसरी तरफ करण कुलकर्णी कबीर के साथ बैठा था। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। करण बोला, शीतल ने फोन पर सिर्फ इतना कहा कि परशुराम की असली पहचान उसे पता है, लेकिन नाम बताने से पहले ही कॉल कट गया। कबीर ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मतलब सच जानने का एक ही रास्ता बचा है, डोडू और चिंटू। वही हमें परशुराम तक पहुंचा सकते हैं। दोनों तुरंत अपनी गाड़ी लेकर डोडू के घर पहुंच गए। दरवाजा खुलते ही कबीर मुस्कुराया और बोला, क्या बात है डोडू, पहले जिम में मेरे पार्टनर थे, अब दुश्मनों के साथ घूम रहे हो? डोडू ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट छिप नहीं सकी। उसने कहा, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। कबीर ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो पहले हमारे साथ नाश्ता कर लो, फिर आराम से बातें करेंगे। डोडू ने तुरंत मना कर दिया,
बस यही जवाब सुनते ही कबीर का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, अगर अपनी मर्जी से नहीं चलोगे तो हमें जबरदस्ती ले जाना भी आता है। इतने में बाहर कई गाड़ियों के ब्रेक की आवाज सुनाई दी। बलराम अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका था। डोडू ने राहत की सांस ली और करण की तरफ देखकर बोला, अब तुम लोग मुझे यहां से नहीं ले जा सकते। करण समझ गया कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। बलराम आगे बढ़ा और बोला, परशुराम को पहले से पता था कि तुम लोग डोडू तक पहुंचोगे, इसलिए उसने पहले ही सारी तैयारी कर रखी है। करण ने तुरंत पूछा, तो अब क्या? बलराम की आंखों में गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारा अगला निशाना चिंटू होगा, क्योंकि वही आखिरी कड़ी है जो तुम्हें परशुराम तक पहुंचा सकती है। ये सुनते ही करण के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना एक सेकंड गंवाए शिव प्रसाद का नंबर मिलाया। फोन उठा। दूसरी तरफ शिव प्रसाद बिल्कुल आराम से सब्जी मंडी में टमाटर और आलू खरीद रहा था, जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही ना हो। करण गुस्से में चिल्लाया, अब ज्यादा दिन नहीं बचोगे। बहुत जल्द तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने होगा। लेकिन शिव प्रसाद हल्का सा हंसा और शांत आवाज में बोला, करण, मुझे हराने के लिए सिर्फ तुम्हारा गुस्सा काफी नहीं है। तुम्हें कबीर, राजू, बलराम और शायद पूरी दुनिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारी सोच से कई कदम आगे चल रहा है। ये सुनकर करण का खून खौल उठा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल शिव प्रसाद ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे पूरी बाजी पलट जाएगी। क्या शिव प्रसाद सबसे पहले चिंटू को बचाएगा, या पुलिस उससे पहले उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगी?